कितना अलग है इस बार का किसान आंदोलन और इस बार क्या डिमांड कर रही है किसान केंद्र सरकार से। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आंदोलन 2.0। पंजाब व हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ हल्ला बोला है, लेकिन किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोका गया है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े गए हैं, वो भी ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए हैं। इस बार किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आइए जानते हैं किसानों की इस बार क्या प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग है एमएसपी की गारंटी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान एक ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जो सभी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करे। एमएसपी के बारे में और डिटेल से जानना है कि एमएसपी तय कौन करता है और किन किन बातों पर ध्यान रखकर एमएसपी तय की जाती है, तो इस पर मैंने इस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी मांग है ऋण माफी, यानी कि किसानों को कर्ज माफी देने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। किसानों के 10,000 रुपए से अधिक के सभी 18.4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जाएं। तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण मुआवजा, मतलब जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग अथॉरिटीज द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई है उनका कंपनसेशन दिया जाए। चौथी डिमांड है WTO समझौते से वापसी। WTO के बारे में भी मैंने शॉर्ट में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। पांचवी डिमांड है लखीमपुर खीरी नरसंहार के लिए न्याय। किसान लखीमपुर खीरी नरसंहार के लिए अपराधियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं, जहां कई किसानों की जान चली गई थी। छठा डिमांड है विद्युत संशोधन विधेयक यानी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को खत्म करना। किसानों को बिजली के बढ़ते निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का डर है और समय पर सब्सिडी का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे अपने हित की रक्षा के लिए इस बिल को हटाने की मांग करते हैं। सातवां डिमांड है 2020 और 2021 के आंदोलन के दौरान खोई गई जानों के लिए मुआवजा। इस मांग में परिवार के एक सदस्य के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी शामिल है। आठवां मांग है मनरेगा रोजगार। किसान खेती के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों के रोजगार की वकालत करते हैं। वे ग्रामीण श्रमिकों का समर्थन करने के लिए 700 रुपए की दैनिक मजदूरी पर जोर देते हैं। नौवीं मांग है बीज की गुणवत्ता में सुधार। किसान बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपायों की मांग करते हैं। वे कृषि उत्पादकता की सुरक्षा के लिए नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को दंडित करने का प्रस्ताव करते हैं। 10वीं मांग है जो किसान 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके लिए 10,000 की मासिक पेंशन की मांग है। उनका लक्ष्य है किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करना और बिचौलियों पर निर्भर कम होना। इन मांगों के साथ साथ किसान 2020 और 21 में पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। किसान इन बातों पर भी जोर देते हैं कि सरकार उनकी जो उत्पादन लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उन पर कम से कम 50% मुनाफा सुनिश्चित करे। किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार उनकी आय यानी इनकम दोगुनी करने के वादे करे। उनकी शिकायत है कि पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत में वृद्धि हुई है जबकि आय स्थिर हो गई है, जिस कारण खेती करना घाटे का सौदा बन गई है। किसानों का कहना है कि एमएसपी का कैलकुलेशन MS स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन पर किया जाए, जिसे C2 + 50% का फॉर्मूला कहा जाता है। इस 50% प्रॉफिट को लेकर काफी बवाल है। डॉक्टर स्वामीनाथन के मुताबिक C2 में वो सारी चीजें होती है जो किसान अपनी इनपुट कॉस्ट लगाता है, जैसे बीज, पेस्टिसाइड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट और जो लैंड का रेंट होता है उसे भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आप कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट निकालोगे, ठीक वैसा ही कुछ नया फॉर्मूला नहीं है इसमें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसानों को 50% का प्रॉफिट मिलता है या मिलेगा ही। किसानों को हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइड से नुकसान हर साल किसी न किसी कारण से झेलना पड़ता है, जैसे कभी बारिश ठीक नहीं होती है, कभी बीज खराब हो जाती है, सरकार कभी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देती है, ऐसे और भी रीजन होते हैं। अगर किसानों को एमएसपी भी मिल जाए तो उसको उस उपज पर मिलती है जो सक्सेसफुली हार्वेस्टिंग करके मंडी तक पहुंचते हैं। कुछ उपज खराब हो जाती है, कुछ उपज की कटाई ही नहीं होती है। इस नुकसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी शामिल करना पड़ता है। और तो और किसान ने लोन भी ले रखा है और इसका ब्याज भी चढ़ रहा है, और किसान जो इस फसल से पैसा कमाया है उसे उसमें से कुछ पैसे को अगली फसल की तैयारी करने में लगाना होता है।
जैसे बीज खरीदना होता है, फर्टिलाइजर खरीदने होते हैं, वगैरह वगैरह। यानी इन सब के बाद किसानों के पास बहुत कम ही बचता है। इस फॉर्मूले की कोशिश ये है कि किसान लोन के चक्कर में न पड़ जाए कि इंटरेस्ट देते देते पैसे खत्म हो जाए। अब अगर एमएसपी लागू किया जाता है तो 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा पर ईयर। अब इस पर आप सोचते होंगे कि भाई इतना बड़ा रकम ऐसे ही चला जाए बिना किसी प्रॉफिट के। मान लीजिए अगर सरकार 1 साल का पूरा 23 फसलों को एमएसपी पर खरीद लेती है तो उसका टोटल खर्च आएगा 10 लाख करोड़। लेकिन क्या सरकार उन फसलों को बेचेगी नहीं? क्या मुफ्त में थोड़ी बांट देगी? 10 लाख करोड़ का नुकसान तो तब होता जब इस फसलों को मुफ्त में बांट दे सरकार या फिर फेंक दे। ऐसा तो होगा नहीं। सरकार तो फसलों को बेचेगी कोई ना कोई प्राइस में। कृषि मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के हिसाब से अगर 2023 में एमएसपी चल रहा होता तो सरकार को खर्च पड़ता, रियल कॉस्ट पड़ता 2100 करोड़ रुपए। भले ये फ्री ना हो लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए से तो काफ़ी कम है। एमएसपी का ये मतलब नहीं कि सरकार पूरा फसल खरीदे या खरीदने का काम करे, बस फसल को सपोर्ट करने की बात हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग मंडी सिस्टम और एमएसपी गारंटी की वजह से मार्केट प्राइसेस अपने आप ही ऊपर चले आएंगे, क्योंकि प्राइवेट व्यापारी को पता चल जाएगा कि उसकी नेगोशिएटिंग पावर कम हो चुकी है। वो चकमा नहीं दे पाएगा फार्मर को। पर अगर मार्केट प्राइस एमएसपी के नीचे चली जाती है तो सरकार को बस इतना करना होगा कि कुछ प्रतिशत फसल को खरीद लेने होंगे। इसके चलते क्रॉप्स की सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो एमएसपी एक सपोर्टिंग का काम कर सकती है किसानों के लिए। लेकिन किसान सिर्फ उन्हीं फसलों को ना उगाए जिनमें एमएसपी ज़्यादा हो। किसानों को सब्सिडी के मामले में भारत ही सबसे पीछे है, जो सबसे कम सब्सिडी देती है बाकी देशों के मुकाबले। यूरोपियन यूनियन अपने किसानों को 100 बिलियन यूरो से ज़्यादा सब्सिडी देती है। वहीं चाइना अपने किसानों को 215 बिलियन डॉलर सब्सिडी देती है। OECD एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 54 कंट्रीज के फार्म सपोर्ट की स्टडी की है कि कहां कहां सपोर्ट मिलना चाहिए और मिल रहा है। इस लिस्ट में भारत अपने किसानों को सपोर्ट करने के मामले में सबसे पीछे है। मतलब फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी तो है, पर एक्सपोर्ट बैन है और डोमेस्टिक ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 32 किसान संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार 50 किसान संगठन एकजुट हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा, BKU, किसान मजदूर मोर्चा, भारतीय किसान नौजवान यूनियन, ऐसे ही और कई संगठन हैं। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें सिर्फ पंजाब के किसान संगठन ही शामिल है, और वो भी पूरे नहीं।